हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स क्लास 9th सेशन। दोस्तों, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने आवेशों के बारे में पढ़ा। उससे संबंधित जितने भी टॉपिक थे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसके प्रभाव क्या थे, गॉस लॉ क्या था, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। उसके बाद हमने वैद्युत विभव स्टार्ट किया था, उसमें आधा टॉपिक हो चुका है, थोड़ा सा और बाकी है, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम लोग कैपेसिटर के चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब ये जो लेक्चर होगा इनको केवल वही स्टूडेंट देखेंगे जो वैद्युत विभव वाले चैप्टर को पढ़ लिए, जितना मैंने पढ़ाया, ठीक है। तो जो संधारित्र है तथा धारिता, इसमें सबसे पहले जो हमें जानने की आवश्यकता है वो संधारित्र है कि संधारित्र होता क्या है। संधारित्र की डेफिनेशन बताने के बाद मैं आपको धारिता की तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा। उसके बाद धारिता को पढ़ने के बाद फिर से हम लोग संधारित्र पर आएंगे। संधारित्र का आकार कैसा होता है, स्ट्रक्चर हम लोग किस तरीके से, सर्किट का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखिए, कैपेसिटर, संधारित्र। संधारित्र क्या है? तो बेसिकली आपने देखा होगा जैसे कि फैन में एक छोटा सा ऐसा डिवाइस लगा होता है, ऐसा छोटा सा, ठीक है। वो क्या करता है, उसको हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। वो पंखे को अचानक से एनर्जी देता है, खटैक से, झटके से। किस लिए? पंखे को स्टार्ट करने के लिए। पंखे को स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है, और वो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी कौन देता है? वो धारा, वैद्युत धारा, वो कैपेसिटर देता है। कैसे सर? कैपेसिटर क्या करता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर लेता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में, ठीक है। और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को देता है, जिससे फैन स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत समय पहले, अभी भी कहीं कहीं देखने को मिलते होंगे, जैसे जब हम लोग स्टूडियो में जाते थे फ़ोटो खिंचवाने। आजकल तो मोबाइल, लैपटॉप, बहुत से साधन हो गए हैं खींचने के लिए। तो वहाँ पर एक कैमरा वाला होता था ऐसे लेकर, ठीक है। और जब वो खींचता था, ऐसे फ़ोटो क्लिक करता था, तो एक बड़ी सी रोशनी आती थी, ठीक है, ऐसे अचानक से खुचा ऐसे। कभी कभी तो हम लोग की आंखें चौनिया जाती थी। चौनिया जाती थी का अर्थ ये है कि ज़्यादा लाइट होने की वजह से हम लोग आंखों को ऐसे बंद कर लेते थे। वो जो लाइट होती थी वो अचानक से ज़्यादा, उसको जलने के लिए ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी आवश्यकता होती थी, या यूँ कहे कि विद्युत धारा की आवश्यकता होती थी। अर्थात उस कैमरे में भी कैपेसिटर लगा होता था जो कि एनर्जी को स्टोर किया हुआ होता था, और जब आवश्यकता होती थी हम लोग उसको टिपते थे बटन को, तो वो एनर्जी अचानक से देता था, जिससे वो जल जाता था, ठीक है। ये ठीक उसी तरीके से काम करता है कैपेसिटर। जैसे आपने देखा होगा, या इंजन ले लो, या यूँ कहे कि जनरेटर ले लो, तो उसको स्टार्ट करने के लिए पहले एनर्जी की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग क्या करते थे, उसमें हैंडल लगाते थे, ऐसे चलाते थे उसको ऐसे, उसके बाद वो फक 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 ऐसे करते चलने लगता था, फिर हम लोग हैंडल निकाल देते, वो स्टार्ट हो जाता था। तो हमें स्टार्ट करने के लिए पहले उसको उतना घुमाना पड़ता था, मीन्स एनर्जी देनी पड़ती थी उसको, और उसके बाद वो स्टार्ट हो जाता था। ठीक उसी तरीके से फैन को चलाने के लिए कुछ स्टार्ट करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है ज़्यादा अमाउंट में, जो कि कौन भरता है? वो भरता है भाई साहब संधारित्र, उसकी ज़रूरत को, ठीक है। मोटर वगैरह भी हो गया, टीवी वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ों में कैपेसिटर लगा हुआ होता है, ठीक है। तो देखो भाई साहब, हमने डेफिनेशन लिखा है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो आवेश यानी ऊर्जा संग्रहण यानी स्टोर करता है तथा जरूरत होने पर ज़्यादा अमाउंट में किसी अन्य युक्ति को ऊर्जा प्रदान करता है। या इसकी डेफिनेशन हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो ऊर्जा को वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहण यानी स्टोर कर लेता है। वही चीज़ें जो हमने अभी अभी आपको बताया। अब जो संधारित्र की एब्जॉर्ब एनर्जी को स्टोर करने की जो क्षमता होती है, उस क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? संधारित्र की धारिता कहते हैं। कोई कैपेसिटर कितना ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी स्टोर कर सकता है, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी, जितनी उसकी क्षमता होगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संधारित्र की धारिता। तो देखो भाई, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। संधारित्र
की धारिता या कह सकते हैं कि चालक की धारिता, जैसे मर्जी वैसे आप बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो बात आई कि सर ये कैपेसिटर जो है, आप बोल रहे हो कि ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को स्टोर करता है और उसके बाद वो अचानक से एनर्जी को दे देता है। तो जब वो स्टोर करता है तो क्या वो एनर्जी को, या यूं कहें कि आवेशों को एक साथ, जैसे हमें ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी की आवश्यकता पड़ी और वो दे दिया, ले भैया अचानक से इतना ज़्यादा अमाउंट, तो क्या उतनी तेज़ी से वो एनर्जी को ऑब्जर्व भी कर लेता था? नहीं। आवेशों का जो उस पर क्या क्या स्थानांतरण है वो एक के बाद एक होता है, जैसे जितनी उसकी क्षमता है। जैसे मान लो कि हम लोग मोबाइल में क्या करते हैं कि मोबाइल की कैपेसिटी मतलब 100% की होती है, हम लोग लगा देते हैं, जब 100% होता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि बैटरी चार्ज हो गई है, उसकी कैपेसिटी हम लोग मान लेते हैं 100%। लेकिन जब हम लोग उसको चार्ज में लगाते हैं तो क्या अचानक से वो 100% हो जाता है? नहीं, एक के बाद वो आवेशित होता है, एक के बाद ऐसे 1 2 3 4 5 डैश अनंत 100 तक। उसी तरीके से जब किसी चालक को हम लोग आवेशित करते हैं तो आवेश एक के बाद ऐसे आता है, न कि एक ही साथ आता है, ऐसा नहीं है। अब वैद्युत विभव में हमने पढ़ा था कि यदि कोई चालक है तो उस पर जो पहला आवेश आएगा, क्योंकि कोई चालक है वो न्यूट्रल है, पहली दशा में तो न्यूट्रल था, जब हम लोग उसको आवेशित करेंगे तो पहला आवेश तो आराम से चला आएगा, मतलब हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसानी से वो चला जाएगा। परंतु जब दूसरा आवेश उसी प्रकृति का आएगा तो पहला वाला आवेश दूसरे वाले को प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि सजातीय है। अब सजातीय है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये फोर्स लगा रहा है इससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर ये यहाँ पर आएगा। मोटी मोटी बातों में ये कहा जाए कि हमें कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उसको विस्थापित भी कर रहे हैं, फोर्स भी लगा रहे हैं। ठीक है, दूसरे को हमने लाकर रख दिया। अब जब तीसरा आवेश आएगा तो ये दोनों मिलकर उस पर फोर्स लगाएंगे, मीन्स प्रतिकर्षित करेंगे, तो हमें इन दोनों से ज़्यादा फोर्स लगाकर वहाँ पर उसको आवेशित करना पड़ेगा। सीधी सी बात ये है कि जब वो एक पहला आवेश देने के बाद जो दूसरा आवेश और तीसरा आवेश ऐसे ऐसे जितने आवेश उस पर आएंगे उनको उस पर लाने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। मीन्स जैसे जैसे आवेश आएंगे वैसे वैसे हमें कार्य करना पड़ेगा, मीन्स कार्य ज़्यादा होगा। और कार्य करने का अर्थ ये भी हुआ कि विभव ज़्यादा होगा। अगर आपको ध्यान से याद होगा तो हमने कहा था विभव की डेफिनेशन कि किसी आवेश को किसी अन्य आवेश के क्षेत्र में लाने पर जो वाह्यकर्ता द्वारा कार्य किया जाता है उसी को हम लोग क्या करते थे, वैद्युत विभव कहते थे, अनंत से लाने पर। ठीक है, तो इसमें भी वही हो रहा है कि कोई चालक है, उस पर आवेश है, अब उसके क्षेत्र में हम लोग कोई अन्य आवेश ला रहे हैं, कार्य करना पड़ रहा है, मतलब विभव है। अब विभव की वृद्धि होगी क्योंकि कार्य की वृद्धि होगी। ठीक है, तो यहां से हमें जनरेट होगा क्या, संधारित्र की धारिता। जैसे मान लीजिए ये चालक है, ये कैमरे में आ रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है आ तो रहा है। ये कोई चालक है, इस पर पहला आवेश आया बड़े आराम से, कोई बात नहीं भाई, न्यूट्रल था तो आ गया। अब जब दूसरा आवेश आएगा तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, यानी इस पर जो कार्य होगा वो बढ़ेगा। तीसरा लाएंगे तो दोनों मिलकर उस पर फोर्स लगाएंगे। मीन्स जो आवेश है, या यूं कहे कि जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आवेश के। जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आवेश के। जितना ज़्यादा आवेश होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा, क्योंकि देखो ये 3 आवेश है, अब एक और आवेश लाने के लिए अब ये तीनों मिलकर उस पर फोर्स लगाएंगे ना, तो हमें और ज़्यादा इनके विरुद्ध फोर्स लगाना होगा, या यूं कहे कि कार्य करना होगा। तो इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आवेश है उतना ज़्यादा हमें कार्य करना पड़ रहा है, या यूं कहे कि उतना ज़्यादा उसका पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करेंगे, और यही C क्या है, किसी चालक की धारिता है। जहां, यहां लिख दे रहा हूं, जहां C समानुपातिक चिन्ह है, समानुपातिक चिन्ह है, जिसे चालक की
धारिता कहते हैं। चालक की क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। अब C इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? यहाँ से देखो, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कैमरे में आ तो रहा है ना ये? हाँ आ रहा है, धन्यवाद। अब जब ये Q अपॉन V हो गया तो हम लोग इसकी यूनिट लिख सकते हैं। क्या होगा सर? तो लिख सकते हैं हम लोग कूलाम पर वोल्ट, लेकिन जो इसका मात्रक होता है वो फैरड ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। फैरड नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसका नाम उनके नाम पर रखा गया, इसकी यूनिट का नाम, ठीक है ना। अब क्योंकि ये किसी वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इसका पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, आपको याद होगा। केवल हम लोग इसको F से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, F फॉर फैरड। लेकिन जो फैरड यूनिट है ये काफ़ी बड़ी यूनिट है, इसलिए जो संधारित्र के धारिता का जो मात्रक होता है वो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, अन्य छोटे मात्रक के रूप में लिखते हैं। जैसे देखिए, धारिता के अन्य मात्रक, ठीक है, अन्य मात्रक वो क्या होता है? देखो, हम लोग जानते हैं कि 1 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू 10⁻⁻6 फैरड होता है, ये याद रखिएगा आप, है ना। यही सारे यूनिट यूज़ होंगे। और 1 नैनो फैरड इज इक्वल टू होता है 10⁻⁹ फैरड। वहीं 1 पीको फैरड इज इक्वल टू होता है 10⁻12 फैरड। तो ये सारी यूनिट ज़्यादा आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि इन्हीं के रूप में आपको इसकी यूनिट क्वेश्चन में मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि यदि इसकी निर्भरता क्या है, कोई चालक की जो धारिता है, जो क्षमता है कि हाँ भाई मेरे पास इतनी ज़्यादा आवेश ग्रहण करने की क्षमता है, वो डिपेंड कैसे कर रहा है, किस तरीके से हम लोग उसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं या उसकी क्षमता को घटा सकते हैं, आवेश ग्रहण करने की क्षमता को, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। संधारित्र की धारिता की निर्भरता, संधारित्र की या यूं कहें कि चालक की धारिता की निर्भरता। क्लियर हुआ? अच्छा सर, ठीक है। धारिता, चालक की धारिता की निर्भरता, ठीक है। किन किन बातों पर यह निर्भर करता है? उसकी क्षमता, ठीक है। तो देखो, पहला है कि चालक की धारिता हाँ भाई, चालक की जो धारिता होती है वो किस पर निर्भर करती है? माध्यम पर निर्भर करती है, माध्यम पर निर्भर करती है। कैसे? आगे पता चलेगा आपको। अगर किसी माध्यम का परावैद्युतांक K है तो उसका जो संधारित्र की जो धारिता होगी वो भी K गुना बढ़ जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी? K गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। इसका अर्थ ये भी हुआ कि वो माध्यम पर निर्भर कर रहा है, ठीक है सर। दूसरी बात, यदि किसी चालक, या ऐसे लिख लेते हैं, चालक की धारिता चालक के पास रखे अन्य चालक पर निर्भर करती है, पर निर्भर करती है। इसकी टेंशन न ले, ये जो भी पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ वो आगे सबको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन पर एक टॉपिक है अलग अलग, ठीक है। तीसरी बात ये है, अभी के लिए आप बस याद रख लो कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। तीसरी बात,
तीसरी बात इसमें ये होगी कि हाँ, चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता चालक के आकार यानी क्षेत्रफल तथा आकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। जैसे मान लीजिए कि ये चालक है, ठीक है, और ये कोई अन्य चालक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इन दोनों में से किसकी धारिता अधिक है, तो आप बोलोगे C2 की जो धारिता है वो C1 से अधिक है। क्यों? क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है। ठीक है, उसका एरिया ज़्यादा है। अच्छा सर, ऐसा भी होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। अब इसकी आकृति कैसी है वो भी डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर ये कोई स्फेयर है और वो कोई दूसरी आकृति है तो उस पर बिल्कुल डिपेंड करेगा। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों स्फेयर ले लिया। तो ये हो गया इनकी मतलब कि ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, उसकी क्षमता हम लोग किस तरीके से बढ़ा और घटा सकते हैं। अगर क्षेत्रफल ज़्यादा है तो धारिता ज़्यादा होगी, या यूँ कहे कि अगर उनका आकार अलग अलग है तब भी धारिता बदलेगी। ठीक है ना। और उनके जैसे ये एक चालक है, दूसरी जगह ये भी उसी के पास रखा है चालक, तो उनकी जो धारिता है उससे प्रभावित होगी। किस तरीके से होगी अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद अगर माध्यम की बात की जाए तो मान लीजिए ये कोई चालक है, ठीक है, इसकी धारिता C है और इसके आसपास कोई मीडियम है जिसका वैद्युतांक K है, तो उसका जो वायु के सापेक्ष जो उसकी धारिता होगी वो K गुना बढ़ जाएगी अन्य माध्यम में। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रभावित होता है। लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भाई साहब जो संधारित्र की धारिता होती है वो तो C = Q/V होती है। Q/V होती है। तो क्या सर आप ये कहना चाहते हो कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q? नहीं। क्या C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V? नहीं, ये भी गलत है। मतलब जो संधारित्र है वो आवेश पर निर्भर ही नहीं करता है, ना तो उसके विभव पर। वो निर्भर किस पर करता है कि वो जो चालक है उसका क्षेत्रफल या यूं कहे उसकी आकृति कितनी है या कैसी है, वो मीडियम पर निर्भर करेगा और उसके आसपास चालक रखे हैं तो उन पर निर्भर करेगा। वो आवेश पर डिपेंड ही नहीं करता है और ना ही विभव पर। ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि कोई आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड गोलीय चालक की धारिता हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, मान लीजिए कि ये कोई गोलीय चालक है जो आवेशित है, पहले से ही मान लिया। ठीक है, जो कि क्या है, आवेशित है। चलो भैया, तो टोटल आवेश मैं इस पर मान सकता हूँ ना, Q है। हाँ, ये जो टोटल आवेश हैं ये छोटे छोटे ये जो इनका रिजल्टेंट चार्ज है वो टोटल हमने मान लिया Q है। ठीक है, और जो विभव है वो है V। क्लियर हुआ? अच्छा सर, माना, अच्छा इसका हेडिंग तो दे दो भाई, ये क्या है, किसी आइसोलेटेड मीन्स होता है, एक मिनट, आइसोलेटेड मीन्स विलगित, किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, इंग्लिश में अगर इसको बोला जाए तो हो जाएगा आपका कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर। ठीक है, ऑफ एनी आइसोलेटेड स्फीयर। तो इसमें हम लोग लिखते हैं, माना कोई गोलीय चालक है जिसकी
त्रिज्या आर है, कैपिटल आर है, ठीक है। हमने उसे आवेशित किया, या ऐसे कर सकते हैं, आवेशन विधि में एक के बाद एक आवेश गोले पर आया, जिसकी वजह से विभव भी बढ़ता रहा। वैसे मैं ये ज़्यादा लिख रहा हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए, जिसकी वजह से विभव बढ़ता रहा। अब हमने क्या किया, माना कुल गोले पर आवेश Q है तथा विभव V है, ठीक है। गोलीय चालक, माना गोलीय चालक निर्वात में लिखा जाए या मीडियम पर देखते हैं ना, गोलीय चालक किसी माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। तब सोचिए, जब हम लोग इसको आवेशित कर रहे थे तो उसका विभव धीरे धीरे बढ़ रहा था, मतलब वो आवेश पर डिपेंड कर रहा था विभव, सीधी सी बात है। टोटल जब हम लोगों ने आवेशित इसको कर लिया तो माना कि जो टोटल आवेश इस पर है वो Q है और विभव जो है वो V है, बढ़कर V हो गया, ठीक है। विभव V इज इक्वल टू क्या, आपको नहीं लगता कि 1/4, एक मिनट, एक बात और इसमें ध्यान दें कि जो आवेश इस पर आएगा, इस गोले पर, वो गोले के पृष्ठ पर आएगा, न कि उसके अंदर, है ना। ये सारी चीजें तो हमने आपको पहले ही बताया, परंतु फिर भी सुन लो। जब हम लोग इसको आवेशित करेंगे तो आवेश इस गोले के पृष्ठ पर आएगा, एक समान रूप से मान लिया, और तो और गोले के प्रत्येक बिंदु पर, गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो पृष्ठ के ऐसे लंबवत होगा, ठीक है। साथ ही साथ इस गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होगा वो समान होगा, जिसकी वजह से ये, इसको हम लोग समविभव पृष्ठ भी बोल सकते हैं। ये आपको हमने पढ़ाया है विभव वाले चैप्टर में। तो प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा। अब क्योंकि गोले के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उस पृष्ठ के लंबवत है, तो गोले के बाहर या गोले के पृष्ठ पर, गोले के बाहर या गोले के पृष्ठ पर यदि हमें वैद्युत विभव फाइंड करना होगा तो हम लोग ये कंसीडर करेंगे, ये मानकर चलेंगे कि जो गोले के पृष्ठ पर संपूर्ण आवेश Q है वो उसके सेंटर पर स्थित है, मानकर चलेंगे, ऐसे मान लो। हालांकि उसके सेंटर पर होता नहीं है कभी भी, याद रखें आप, आवेश सदैव चालक के पृष्ठ पर आता है, चालक के पृष्ठ पर आता है, न कि उसके अंदर। हमने मान लिया, गणना के लिए मान लिया कि उसका जो संपूर्ण आवेश है वो उसके केंद्र पर है, लेकिन होता नहीं है, मान लिया। अब ये सारी चीज़ें मैं लिखूंगा तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको केवल बता दिया। आप चाहो तो उन चीज़ों को लिख सकते हो। क्या लिखोगे कि आवेशन की विधि में आवेश गोलीय चालक के पृष्ठ पर आया, ठीक है,
जबकि विभव उस गोलीय चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समान होगा। गोलीय चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो पृष्ठ के लंबवत होगा। ठीक है, तब वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, V इक्वल टू, अगर यहाँ आवेश स्थित है तो इसके पृष्ठ पर कोई किसी बिंदु पर हम लोग वैद्युत विभव फाइंड करें तो वो क्या होगा, तब गोले के माना गोले के पृष्ठ पर स्थित आवेश गोले के केंद्र पर स्थित है, तब पृष्ठ पर वैद्युत विभव हम लोग जानते हैं, जो इसकी रेडियस है वो हमने कैपिटल R मान रखा है। तो यहाँ पर जो वैद्युत विभव हम लोग फाइंड करेंगे वो क्या होगा, V इक्वल टू क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, जो कि यहाँ पर आवेश है टोटल Q बाई R, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जहाँ पर हमें फाइंड करना होता है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया है ऑलरेडी, है ना। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। वैद्युत विभव हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब ये मैं मिटाने जा रहा हूँ, इसको आप लिख लो। मिटा दें, ठीक है। परंतु संधारित्र की धारिता गोलीय चालक की धारिता क्या होती थी, C इक्वल टू Q बाई V। हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है। तो Q बराबर क्या हम लोग C भी लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, रख देता हूँ। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा सर, तो हमें मिलेगा एक काम किया जाए C इज इक्वल टू Q अपॉन V रखा जाए, या V इज इक्वल टू Q अपॉन C रखें। तो V इज इक्वल टू Q, अरे यार हटाओ, Q को ही रख दो ना, उसमें क्या है। Q इज इक्वल टू C भी रखो, Q के स्थान पर। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या दिया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, C इंटू वी अपॉन R। क्या ये V और ये V कैंसल आउट हो जाएगा? हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है। तो हमें मिलेगा 1 इज इक्वल टू C अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एक बात तो मैं भूल ही गया भैया, ये किसी मीडियम में है ना, और उस मीडियम का परावैद्युतांक क्या है, K है। तो यहाँ पर K भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर K है और ये R। तो C इज इक्वल टू हमें मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K, ये कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो धारिता है वो इसकी रेडियस पर डिपेंड करे। रेडियस तो बदल सकती है ना, तो उसके रेडियस पर डिपेंड कर रही है। जाहिर सी बात है कि अगर रेडियस बड़ा होगा, मीन्स इसका आकार बड़ा होगा, या यूं कहें इसका क्षेत्रफल बड़ा होगा, तो संधारित्र की धारिता भी बढ़ेगी, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है किस पर, गोलीय चालक की त्रिज्या पर। अतः गोलीय चालक की धारिता गोलीय चालक की त्रिज्या पर निर्भर करती है। ठीक है ना, मीन्स C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R।
मतलब अगर इसका रेडियस बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, संधारित्र की धारिता भी बढ़ेगी। क्लियर हुआ। अब हम लोग जानते हैं जो परावैद्युतांक है, जो परावैद्युतांक है क्या आया भैया, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू आर। ये किसके लिए है, माध्यम, किसी माध्यम के लिए, किसी माध्यम के लिए, माध्यम के लिए, ठीक है ना। तो इस क्योंकि ये किसी मीडियम का है तो हम लोग इसको C को नाम दे देते हैं माध्यम का। ये किसका है, माध्यम का। अब अगर ये गोलीय चालक किसी निर्वात में रखा होता, किस में रखा होता, वायु या निर्वात में, तो C वायु लिख देता हूं मैं, और वहां पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K की वैल्यू 1 हो जाती है, और ये R, K की वैल्यू निर्वात के लिए कितनी होती है, 1 होती है। K = 1 किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए, ठीक है। तो वायु में अगर रखा है गोलीय चालक तो उसकी जो धारिता होगी वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होगा, और अगर मीडियम में रखा है तो उसकी जो धारिता होगी वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू आर होगा, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, और ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड मारते हैं भैया, ठीक है। हमारा फॉर्मूला यही है मेन, ये प्रूफ हो गया, ये है मेन, याद रखें, इस पर अभी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। परंतु अगर निर्वात या वायु में अगर रखा हो और किसी मीडियम में हो, मतलब उनके बीच रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो देखो अब रिलेशन का क्या मतलब हुआ, क्यों हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन को, कभी कभी ऐसे भी बोल सकता है, एक गोलीय चालक था जो किसी माध्यम, जैसे मान लो कि कांच या पानी में ही रखा है, ठीक है, जिसका हमें क्या दिया है, परावैद्युतांक दिया है, उसको निकाल कर हम लोग क्या कर दिए कि वायु में रख दिए, तो अब उसकी धारिता क्या होगी, तो वहाँ पर हमें काम आएगा ये उनके रिलेशन, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 2 इन 1, अरे क्या लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाई 2 इन 1, ठीक है। 1 में डिवाइड मारना है किस से, 2 से, ठीक है। तो C माध्यम का बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू आर है, अपॉन C वायु का, वायु या निर्वात का, वो कितना है, वो हमें दिया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K की वैल्यू 1, और ये R। क्या ये और ये कट गया, तो हमें क्या मिला, C माध्यम अपॉन C वायु = K। तो किसी माध्यम में जो धारिता होगी वो क्या हो जाएगा, C माध्यम = K इंटू C वायु। अरे भाई यही सारी चीज़ें पॉइंट में तो हमने आपको बताया था कि जो संधारित्र की जो धारिता होती है वो किसी अन्य माध्यम में रखा जाए तो वायु के सापेक्ष उसकी जो धारिता होती है वो K गुना बढ़ जाती है। तो देखिए यहाँ पर K गुना हो गया किसी अन्य माध्यम में रखा जाए। इसका अर्थ ये हुआ कि संधारित्र की जो धारिता होती है वो मीडियम पर डिपेंड करती है, मीडियम पर डिपेंड करती है। क्लियर हुआ। तो इसकी मैं बातें भी लिख देता हूं कि क्यों ऐसा हुआ। अतः संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता माध्यम पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। क्लियर हुआ। अगर ऐसा मीडियम है जिसका परावैद्युतांक K है तो उसकी जो माध्यम में संधारित्र होगा, सॉरी जो धारिता होगी वो K गुना बढ़ जाएगा वायु के सापेक्ष। क्लियर हुआ। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ भाई, तो देखिए हमने क्वेश्चन लिख दिया है, परंतु जो हमने टॉपिक पढ़े हैं वो उनमें कितने फॉर्मूले निकले वो मैं आपको एक बार बता दूं, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। तो देखो एक तो फॉर्मूला हमारा मिला Q = CV, तो C = Q/V, ये हमारा फॉर्मूला मिला। दूसरा फॉर्मूला हमने देखा कि किसी गोलीय चालक की जो धारिता होती है वो क्या होती है, ठीक है, तो वो होता है वायु में C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये वायु में है ना। और अगर माध्यम की बात की जाए, माध्यम है कोई, तो उस अवस्था में
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर। तो रियल फॉर्मूला तो यही है, क्या है, यही है, ठीक है ना। अब जब निर्वात या वायु होता है तो के की वैल्यू 1 हो जाती है। तो एक ये और इसको भी आप लिख सकते हो। इन दोनों में जो रिलेशन आया था वो हमने निकाला था C माध्यम इज इक्वल टू के C वायु, ठीक है, जहाँ C क्या है भैया, वो धारिता है, ठीक है ना। अब ये चारों फॉर्मूले हैं, अब हम इन क्वेश्चंस को इन्हीं की सहायता से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, एक धातु का गोला है जिसकी रेडियस हमें दे रखी है r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। उस पर एक कूलाम का आवेश दिया गया है, इस पर जो आवेश है वो 1 कूलाम है, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है r की वैल्यू दी है 1 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में चेंज किया जाए तो कितना हो जाएगा हो, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻² मीटर, सही है ना। अरे 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, होगा कि नहीं होगा। अरे 100 से भाग दिया तभी तो आया ना, अरे हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर बिल्कुल सही है, सही तो है, सही है। अरे भाई ठीक तो है ना, हाँ ठीक है। तो अब उसके बाद देखो Q हमें दिया है आवेश, वो दिया है 1 कूलाम। तब विभव क्या होगा, विभव की गणना करनी है हमें, ठीक है ना। तो हम जानते हैं C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर। ये किसी गोले की क्या होती है, धारिता होती है, ये फॉर्मूला, ये ठीक है ना, ये। अब वो अगर क्वेश्चन में हमें माध्यम का बात नहीं किया गया है, माध्यम की कोई चर्चा नहीं की गई है, तो हम लोग मान कर चलेंगे कि वो जो गोला है वो किस में रखा है, वो वायु में रखा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर k की वैल्यू 1 रखेंगे और इसका फॉर्मूला लिखेंगे, ये क्लियर है। अच्छा सर, ठीक है सर, और बताओ। तो देखो अब इसको जरा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/c इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है। तो यहाँ पर देखना, देखो 1/c इज इक्वल टू, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने लिख दिया 9 × 10⁻⁹, और ये अपॉन आर की वैल्यू कितनी दी है, आर की वैल्यू 1 × 10⁻², ठीक है ना। तो ये इधर गया, ये इधर गया, तो c इज इक्वल टू हो गया 10⁻² अपॉन 9 × 10⁻⁹, ठीक है। और इसको अच्छे से सॉल्व किया जाए तो 1/9 × 10⁻, कितना, × 10⁻11, इसको सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा, वो इसी के फॉर्म में अभी रखते हैं। वोल्टेज ना हमें फाइंड करना है, वोल्टेज V, विभव। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C, Q अपॉन C। चलो इनको मिटाकर मैं अच्छे से दिखाता हूँ। V इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C, Q की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1/9 × 10⁻11, तो V की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻11 वोल्ट। बात खत्म, आंसर आ गया, ये हमारा विभव का मान होगा। तो देखो दोनों फॉर्मूले हमें यूज में यहाँ पर आए हैं। कौन सा, एक गोले पर जो उसका गोले की जो संधारित्र की धारिता होती है वो क्या होती है भैया, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अगर मीडियम की कोई बात नहीं की गई है तो हम लोग K की वैल्यू 1 लेकर चलेंगे, ये मान कर चलेंगे कि वो वायु या निर्वात में ही रखा है, ठीक है। अब हमें पोटेंशियल भी उस पर पूछा था, तो पोटेंशियल कैसे हम लोग निकालते हैं, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि C इज इक्वल टू जो होता है, C इज इक्वल टू वो होता है Q अपॉन V। तो यहाँ से हमने V की वैल्यू भी फाइंड कर ली, ठीक है, क्योंकि C की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया, Q की वैल्यू इसमें दिया है, तो V की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं।
ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो थोड़ा मज़ेदार है, वो थोड़ा क्या है, मज़ेदार है, तो इसको मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखना, कह रहा है कि पृथ्वी को 6.4 इंटू 10³ किलोमीटर त्रिज्या का गोलाकार चालक मानकर पृथ्वी की विद्युत धारिता की गणना कीजिए। तो इसमें दो सवाल है, ठीक है ना। पहला है, पहले का हल मैं लिख रहा हूँ कि इसकी जो रेडियस है, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, इसकी जो रेडियस हमें दे रखी है r इज इक्वल टू, वो क्या है, 6.4 इंटू 10³ किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, इसका मतलब कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो रहा है, मतलब 1000 का मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो इसलिए हम लोग इसको भी क्या कर देंगे, 64 इंटू 10³ इंटू 10³ 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें क्या है ना। तो हमें मिलेगा इसकी रेडियस 6.4 इंटू 10³ ठीक है, 336, ये मीटर इसकी रेडियस मिल गई। और तो और कुछ दिया क्या भैया, पृथ्वी को इतने का त्रिज्या का गोला मानकर उसकी धारिता ज्ञात करो। तो ठीक है, गोला है तो गोले की जो क्या होता है, गोले की जो धारिता होती है वो हम लोग जानते हैं 4πε0 इंटू r। अब देखो इसमें मीडियम की कोई बात नहीं किया गया है, और हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना, मतलब निर्वात या वायु है, तो वहाँ पर k की वैल्यू 1 हो गई। तो इसको फिर से वैसे ही सॉल्व करेंगे, 1/c करो और इसको 1/4πε0 करो इंटू 1/r करो। 1/4πε0 की वैल्यू हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वो होता है 9 इंटू 10⁹ और 1, और ये r की वैल्यू यहाँ से ले लो भैया, यहाँ से 1/c इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ अपॉन r की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁶। क्लियर है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करो तो c इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 6.4 इंटू 10⁶ इंटू 10⁻⁹ अपॉन 9, ठीक है। इसको सॉल्व करो भाई साहब, तो डिवाइड अगर मारें तो 7 1 और ये आ गया 9 1 जा 9, ये आया। तो हमारा अप्रोक्सीमेटली जो आएगा वो 0.71 इंटू 10⁻, कितना, ये हो जाएगा आपका -3, और एक और इसमें ले लिया जाए तो -2, मतलब कि 7.1 इंटू 10⁻⁻2, इतना इसका धारिता होगा। फैरड, फैरड इसका मात्रक लिख लो, फैरड, ठीक है। एक बार आंसर मैच कर लिया जाए, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, हाँ ठीक है, ठीक है ना। ये इसका 10⁶ दिखा रहा है, वो कहीं गड़बड़ हुआ क्या, 336 हो गया और 9 इंटू 10⁹, ठीक है। ये ऊपर गया, ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, ठीक है। तो 10⁻, हो जाएगा हमारा 3, 6 3 9, ठीक है। तो 3 हो गया, और इसको ले लिया जाए तो 4 हो गया, ठीक है। मतलब ओवरऑल जो आंसर आ रहा है वो 6 आ रहा है, वो आप लोग देख लेना, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन तो आप लोग देख लेना, लेकिन प्रोसेस यही है, ठीक है। 10⁻⁻6 आ रहा है फायर, ठीक है। आगे करते हैं और समझते हैं। अब जो दूसरा इसमें पॉइंट आ रहा है, इसमें कह रहा है कि अगर वही पृथ्वी के, मान लीजिए, इमेजिन करिए कि वो पृथ्वी के चारों तरफ मीडियम है, कौन सा मीडियम है, जल है, पानी है, इसके चारों तरफ क्या है, पानी है, जिसका परावैद्युतांक k इज इक्वल टू 81 है। तो अब बताओ, अब उसका जो संधारित्र की धारिता होगी, अब वो क्या होगी, तो देखो वो क्या होगा, हम लोग जानते हैं जब माध्यम की बात आती है, जब माध्यम होता है
तो उसकी जो संधारित्र की धारिता है वो वायु से k गुनी हो जाती है, वो वायु के k गुनी हो जाती है। तो वायु का कितना आया था 711 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड आया था, और k की वैल्यू कितना है 81। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वो आपका माध्यम में धारिता का मान हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, तो जितने फॉर्मूले थे वो आप याद कर लो या यूँ कह रट लो, और उनके बाद वैसे रटना क्या मैंने समझाया ही है, और उसके बाद आप क्वेश्चन इस पर लगा सकते हो। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, या यूँ कहें कि उसको कैसे फाइंड आउट करता है। जो आवेश आते थे तो दूसरा आवेश उस पर प्रतिकर्षण फोर्स लगाता था, जिसकी वजह से उस पर कार्य ज़्यादा करना पड़ता था। ठीक है, अब वही कार्य क्या हो जाता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, परंतु वो कैसे होगा, क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।